हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जिसके अंदर हम लोगों ने दो अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, एक अपीयरेंस और दूसरा हार्डनेस। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो इसमें दो टर्म है, पहला सोल्यूबल और दूसरा इनसोल्यूबल। इन दोनों के बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो पहले जानते हैं कि सोल्यूबल क्या होता है। मटेरियल्स दैट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल सबस्टांसेस। एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट। वो मटेरियल, वो चीज जो कि पानी में पूरी तरीके से घुल सकता है, उसको हम लोग कह देते हैं सोल्यूबल सबस्टांस या फिर सिंपल सोल्यूबल। इसका एग्जांपल बताइए, पानी में क्या क्या घुल सकता है? चीनी और नमक। चीनी और नमक क्या कहलाएगा? हमारा सोल्यूबल सबस्टांस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पानी में आराम से घुल जाता है। तो जो चीज पानी में घुल जाए, पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, डिजोल्व हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सोल्यूबल या फिर सोल्यूबल सबस्टांस। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? इनसोल्यूबल हो जाएगा। तो मटेरियल्स दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल सबस्टांस। तो जो सबस्टांस पानी में इजिली डिजोल्व नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है, उस प्रकार के चीजों को हम लोग कहते हैं इनसोल्यूबल सबस्टांस। जैसे सैंड यानी कि बालू, क्या कभी पानी में घुल जाता है? क्या नहीं, नीचे जाके बैठ जाता है। उसी प्रकार से चौक, क्या चौक घुलता है? क्या नहीं। पाउडर, क्या पाउडर घुलता है? क्या नहीं, वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो ये सब हमारा हो गया इनसोल्यूबल सबस्टांसेस। आगे बढ़ते हैं। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट। कुछ गैस भी ऐसे हैं जो कि पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, लेकिन कुछ गैस ऐसे भी है जो पानी में पूरी तरीके से घुलते नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कि कौन सा गैस पानी में घुलता है और कौन सा गैस पानी में नहीं घुलता है। इसका एग्जांपल देखा जाए तो ऑक्सीजन गैस dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. पानी में ऑलरेडी कौन सा गैस घुला हुआ रहता है बताओ? ऑक्सीजन रहता है हमारा घुला हुआ। और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? पानी, एक्वेटिक एनिमल, बेसिकली जो पानी में जानवर रहते हैं, जैसे मछली हो गया, व्हेल हो गया, शार्क हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि कुछ गैस ऐसे हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? सबसे अच्छा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बेसिकली पानी में डिजोल्व रहता है, घुला रहता है, इसके वजह से ही पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाते हैं और जिंदा रह पाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला, ये हो गया हमारा सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अगला है नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखो, कोई ऐसा चीज होता है जो कि पानी में पूरी तरीके से डूब जाता है, कुछ ऐसा भी चीज होता है जो पानी के ऊपर तैर जाता है। बात समझा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? यानी कि कुछ ऐसे भी हमारे पास मटेरियल्स हैं जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते, मतलब डूब जाते हैं, और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो पानी में डूबते नहीं बल्कि ऊपर में तैरता रहता है। ठीक ना। तो फ्लोट का मतलब हो गया ऊपर में तैरना, और सिंक का मतलब हो गया पानी में पूरी तरीके से डूब जाना। देखो, इसमें ना हम लोगों को एक डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा फ्लोटेशन का। अब ये फ्लोटेशन क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। फ्लोटेशन इज द एक्शन ऑफ फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब कि तैरने को ही हम लोग कहते हैं फ्लोटेशन। मतलब कि कोई चीज तैर रहा है, इसका मतलब वो क्या, मतलब सिंपल से समझो, तैरना ही क्या कहलाता है? फ्लोटेशन कहलाता है। सिंपल है। ठीक है। आगे, ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दे आर मेड ऑफ एंड देयर शेप। देखो, कोई चीज डूबेगा या कोई चीज तैरेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला ये कि वो किससे मिलके बना हुआ है, और दूसरा ये कि उसका शेप कैसा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, पेपर का नाव कभी आपने बनाया है? पेपर का नाव बना के पानी आपने चलाया ही होगा, बेसिकली इसे छोड़ा होगा। तो ये पानी में डूबता है या तैरता है? तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि पहले तो ये देखो कि आपने पेपर का नाव बनाया किससे? पेपर से बनाया है, पहली बात, और ऑलरेडी पेपर बहुत हल्का होता है ना। उसके बाद ये पेपर का जो आप नाव बनाते हैं उसका शेप कैसा होता है? थोड़ा सा चौड़ा शेप होता है ना, मतलब वाइड होता है। तो कोई और ये हो जाता है, बेसिकली तैरता है ये पानी में। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि कोई चीज़ पानी में डूबेगा या पानी में तैरेगा, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। पहला ये कि वो किससे बना हुआ है, और दूसरा उसका शेप कैसा है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर वाला केस। हाँ पूछो। वाटर में तो पानी में तो बहुत
हाँ बिल्कुल, चलो एग्जांपल आपको देते हैं सीप का, है ना। जैसे अब आपका यहाँ पे कहना ये है कि सर बड़े बड़े सीप में तो आयरन भी इस्तेमाल होते हैं, तो फिर वो डूबता क्यों नहीं है? क्योंकि आयरन तो बड़ा भारी होता है। देखो आपका कहना बिल्कुल सही है, पानी में तो बड़े बड़े सीप हैं, उसको तो डूब जाना चाहिए, ऊपर में वो तैरता रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पहली बात, उसमें पूरा का पूरा आयरन इस्तेमाल हुआ नहीं है। क्या पूरा आयरन इस्तेमाल होता है क्या? नहीं। यदि किसी सीप में पूरा आयरन इस्तेमाल होने लगा ना, तो सीप आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तुरंत डूब जाएगा। तो पहला बात, किसी भी सीप में पूरा आयरन इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें हल्का वाला मटेरियल भी इस्तेमाल होता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब हल्का वाला मेटल है, बहुत हल्का होता है ये सब। हाँ, लकड़ी भी इस्तेमाल होता है सीप में, ठीक है। अगला ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, क्या सीप का जो शेप है क्या वो बहुत ही छोटा सा होता है क्या? बहुत बड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है, इसीलिए वो डूबता नहीं है। लेकिन यदि उसका शेप थोड़ा सा छोटा होता तो आराम से पानी में डूब जाता। तो इस बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ पानी के ऊपर तैरेगा या डूब जाएगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? दो बातों के ऊपर। पहला ये कि वो किससे बना हुआ है, और दूसरा उसका शेप और साइज कैसा है। सिंपल सा, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें प्रॉपर्टी है मटेरियल्स का, ट्रांसपेरेंसी। चलिए, और ट्रांसपेरेंसी के अंदर बेसिकली हम लोगों को 3 अलग अलग प्रकार के टर्म के बारे में समझना है, जो कि हम लोग पहले से भी जानते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। पहला है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है दो सबस्टेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल है ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक। मतलब कि जिस मटेरियल के थ्रू, जिस सब्सटेंस के थ्रू आप आर पार देख पाते हैं, इधर से उधर और उधर से इधर, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो बताइए कौन सा ऐसा मटेरियल या फिर सब्सटेंस है जिसके आर पार आप देख पाते हैं? बताइए जरा एग्जांपल दीजिए एक दो। ग्लास, वाटर, एयर, क्या इसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं क्या? बिल्कुल देख लेते हैं, और वो भी साफ साफ देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट। और कुछ प्लास्टिक भी ऐसे हैं, सारा प्लास्टिक नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसे भी हैं जिसके आर पार हम लोग ईजिली देख पाते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट। दूसरा है ओपेक। ओपेक क्या होता है भाई, जरा देखो, दो सबस्टेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक। एग्जाम्पल क्लोज्ड वुडन बॉक्स, मेटल कंटेनर एटसेट्रा, जिसके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके आगे ना दीवार है, तो क्या दीवार के आर पार आप देख पाते हैं क्या? दीवार के उधर देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। तो दीवार हमारा कैसा सबस्टेंस कहलाएगा? ओपेक सबस्टेंस कहलाएगा। तो ओपेक सबस्टेंस का सिंपल सा मतलब हो गया जिसके आर पार आप नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, वो हो गया हमारा ओपेक सबस्टेंस। क्या कोई दिक्कत? जैसे हमारा ये बुक है, क्या बुक के आर पार आप देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ओपेक सबस्टेंस कहलाएगा। तो ओपेक सबस्टेंस का मतलब हो गया जिसके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। इसका एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया क्लोज वुडन बॉक्स का, मतलब कि एक आपके पास लकड़ी का बॉक्स है, उसके आर पार देख पाएंगे क्या आप? नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार से आपके पास एक मेटल का कंटेनर है, तो क्या उसके आर पार देख पाएंगे आप? नहीं देख पाएंगे। सिंपल सी बात है, इसी को हम लोग कहते हैं ओपेक। अगला है ट्रांसलूसेंट। ये क्या होता है देखो, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन but not clearly are known as translucent. Example, the oily patch on paper. ट्रांसलूसेंट में क्या होता है ना, आप आर पार तो देख लेंगे लेकिन साफ साफ नहीं देख पाएंगे, समझिएगा। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि दोनों लगभग मिलता जुलता है, लेकिन कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों अलग भी है। ट्रांसपेरेंट में आप बिल्कुल आर पार देख पाते हैं, वो भी साफ साफ। लेकिन ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, आप आर पार देख तो पाते हैं लेकिन क्या साफ साफ देख पाते हैं क्या? नहीं, इसमें आप साफ साफ नहीं देख पाते। इसका एग्जांपल क्या होगा? ऑयली पेज ऑन पेपर। कभी आपने देखा है पेपर के ऊपर ना यदि तेल वेल कुछ गिर जाता है तो उसके आर पार हम लोग देख तो लेते हैं, लेकिन क्या आप साफ साफ देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ट्रांसलूसेंट का। और हाँ पूछो। हाँ बिल्कुल, वो भी हमारा एग्जाम्पल हो गया ट्रांसलूसेंट का। मतलब जिस भी चीज़ के आर पार आप देख पा रहे हैं लेकिन साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, तो वही हमारा कहलाएगा ट्रांसलूसेंट, ठीक है ना। चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा कंप्लीट होता है। क्या इसमें कोई डाउट आप लोगों को, कहीं पे कोई दिक्कत? पूछो क्या दिक्कत है। सर अगर ये बोतल के चीज के आगे ठीक ठाक दिख रहा है तो वो क्या होगा? बोतल के आगे यदि साफ दिख रहा है, यानी ठीक ठाक मतलब पूरा एग्जैक्ट नहीं दिख रहा,
है ना। तो बोतल के यदि आपको आर पार दिख रहा है लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका ट्रांसलूसेंट का, सिंपल सा है ना। मतलब जिसके आर पार आपको दिख तो रहा है लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा है तो वो हो गया हमारा ट्रांसलूसेंट। सिंपल है। चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा ये चैप्टर ही हमारा कंप्लीट होता है। ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।